जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। हम लोग CAPF पॉलिटी PYQs डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, हम लोग PYQ की ये जो सीरीज़ है इसको किस तरह कंटिन्यू करने वाले हैं। CAPF, CDS एंड FCAT, ये 3 एग्ज़ाम्स हमारे टारगेट होने वाले हैं। बच्चों को अगर इशू था लैंग्वेज का तो मैंने हिंदी भी आज इंक्लूड किया हुआ है, तो लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाता है। पहले हम लोग CAPF के 10 साल के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर करेंगे, लाइक पहले पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, फिर इसके बाद हम लोग CDS में जाएंगे और ऐसे ही हम FCAT के साथ करेंगे। इसके अलावा आप अगर और कोई सजेशन देना चाहते हैं, किसी और तरीके की अगर आप हेल्प चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। आज हमारा जो पेपर है वो 2023 का पेपर है। Which of the following statements about national emergency is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग? A proclamation of emergency may be made by the president. जो इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट कब लगा सकते हैं? तो ओनली, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बड़े ही छोटे छोटे शब्दों से खेलता है UPSC। ओनली when the security of India or any part is threatened by war, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन से पहले कौन सा वर्ड था वो आपको बताना है, और कैसे ये सब्स्टिट्यूट हुआ है ये भी है ना। बता देती हूँ, मैं ही बता देती हूँ। इंटरनल डिस्टर्बेंस एक वर्ड हुआ करता था, बट उसको चेंज कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स पावर टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। जो इंडियन गवर्नमेंट है, अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो डेफिनेटली वो डायरेक्शंस दे सकते हैं। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी लगी है तो स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड होगा ही। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य की विधानसभा। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months एट अ टाइम ओनली इफ अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर मात्र जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाता है। अब इसके रॉन्ग होने का कारण मैं आपको बता दूं। कारण ये है कि ओनली व्हेन, जब इंडिया की सिक्योरिटी या इंडिया के किसी पार्ट की सिक्योरिटी थ्रेटन्ड हो, अगर प्रेसिडेंट को लगता है ऐसा होने से पहले भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। थोड़ा सा अब हम जाते हैं, देखिए नेशनल इमरजेंसी का जो आर्टिकल है इट इज़ आर्टिकल 352। जो ग्राउंड्स हैं वो क्या हैं? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और तीसरा है आपका आर्म्ड रिबेलियन। ओके, ठीक है। लगाता कौन है नेशनल इमरजेंसी? प्रेसिडेंट इम्पोज करते हैं एनी टाइम, है ना, एनी टाइम। एज पर आर्टिकल 352, President can declare national emergency when the security of India or any part of it's threatened by war, external aggression or armed rebellion। ठीक है, पर before the occurrence of war, external aggression या armed rebellion भी president लगा सकते हैं। तो just because of only when की वजह से statement wrong हो जाता है। President जिस डेट पर इमरजेंसी लगा रहे हैं उसके बाद 30 दिनों के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा को स्पेशल मेजॉरिटी से इस बिल को पास करना होगा, इस रेजोल्यूशन को पास करना होगा। अगर वो पास हो जाता है तब तो इमरजेंसी एक बार में 6 महीने के लिए लग जाएगी। अगर पास नहीं हुआ तो विदिन 30 days इमरजेंसी विल सीज टू एग्जिस्ट। एक बार में 6 महीने से मेरा मतलब ये है कि अगर 6 महीने के आगे बढ़ाना है दोबारा से पास कराना होगा, ठीक है। और इमरजेंसी रिवोक करने के लिए, हटाने के लिए ये प्रोविज़न नहीं है। प्रेसिडेंट कभी भी अपनी इच्छा से इमरजेंसी हटा सकते हैं। पर अगर बीच में लोकसभा एक स्पेशल सिटिंग बुला करके डिसकंटिन्यू कराना चाहती है तो प्रेसिडेंट को ये बात मानना ही पड़ेगी, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, कितने लंबे समय तक लग सकती है? इंडेफिनिट पीरियड तक लग सकती है, पर 6 महीने में पास कराना होगा। अब जब ये जो आपका इमरजेंसी लगी हुई है, ऐसे में लोकसभा का टर्म एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये याद रखेंगे हम लोग इतना, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है ओनली व्हेन की वजह से। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, 353 आर्टिकल है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होते,
हालांकि प्रेसिडेंट रूल में दे कंटिन्यू टू फंक्शन अनलेस प्रेसिडेंट रूल इज सेपरेटली इम्पोज्ड। अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है जो कि आर्टिकल 356 में है, तब राष्ट्रपति के अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी। सस्पेंड भी हो सकता है लेजिस्लेचर, कुछ भी हो सकता है XYZ, पर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल। Which one of the following statement about the impeachment of a judge of Supreme Court of India is not correct? आपको पता होगा अभी 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो हैं वो BR गवई, कल इनकी ओथ होगी, ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। तो सुप्रीम कोर्ट के जज या CJI सेम प्रोसीजर रहेगा क्योंकि CJI भी एक जज ही हैं। A motion addressed to the president signed by at least 100 members of both the houses of parliament is delivered to speaker, है ना। रिमूवल का जो बिल है प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस्ड होगा और वो जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लोकसभा में भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा में भी, वहाँ के 100 मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाए। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों है वो बताती हूँ। द मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द कमिटी ऑफ 3, जिसमें 2 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। अगर किसी दूसरे जज को रिमूव कर रहे हैं तब CJI आ सकता है, और अब CJI को रिमूव कर रहे हैं तो 2 सीनियर जजेस आएंगे और 1 ज्यूरिस्ट होगा। बिल्कुल करेक्ट। अगर कमिटी फाइंड करती है दैट जज इज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, अब आपसे पूछेंगे दैट व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 2 ग्राउंड्स, इनकैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर, ये भी पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि अब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर रिमूवल होता है, बिल्कुल भी नहीं, मेंशन ही नहीं है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर रिमूवल होता है प्रेसिडेंट का, और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा ये भी मेंशन नहीं है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के ग्राउंड्स कितने हैं? 2, इनकैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर। तो भाई अगर इस कमिटी ने कह दिया कि हाँ सच में ऐसा है, then the motion together with the report of committee is taken for consideration of both the houses. The judge will be removed after the president gives his order for removal. दोनों हाउसेस पास करेंगे, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट रिमूव कर देंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं who removes द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आप बोलोगे प्रेसिडेंट, पर जवाब अधूरा होगा। प्रेसिडेंट अलोन कैन नॉट रिमूव एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ही कैन रिमूव ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जब ये बिल पास करके भेजेंगे तभी प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। अब मैंने कहा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका आंसर, इसका कारण ये है बच्चे, इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज is governed by Article 124 का सब क्लॉज 4 and the Judges Inquiry Act 1968। बोला गया कि जो रिमूवल मोशन है अगर वो लोकसभा से शुरू हो रहा है तो 100 मेंबर्स साइन करेंगे, और राज्यसभा से शुरू हो रहा है तो 50। यहाँ पे दोनों हाउसेस के लिए 100 लिखा था। इसके बाद ये दिया जाएगा स्पीकर को या फिर चेयरमैन, अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन, लोकसभा में है तो स्पीकर, और इनके पास पावर है कि इसको लेने से ये मना कर सकते हैं। मतलब अगर ये चाहें तो ना भी बोल सकते हैं, हाँ और ना बोलने की पावर इनकी डिस्क्रिशन है। तो 100 मेंबर बोथ द हाउसेस की वजह से ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया स्पीकर को दिया जाएगा और चेयरमैन को दिया जाएगा, वो एडमिट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर कमिटी बनेगी जिसमें 1 चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 1 चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, और 1 ज्यूरिस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद कमिटी अगर कहती है गिल्टी है तो फिर स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास करा दिया जाएगा, और प्रेसिडेंट फिर क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि दिस क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉलिटी बट इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। Which of the following are India's G20 priorities? Green development, women-led development, climate finance and digital public infrastructure। क्या हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है, आपको बता दूँ, जो 18th G20 समिट हुआ था that was hosted by India, है ना। अभी 19th G20 समिट रिसेंटली कहाँ पर हुआ है, ब्राज़ील में हुआ है, और 20वां कहाँ होने वाला है, साउथ अफ्रीका में होने वाला है। साउथ अफ्रीका विल बी द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू होस्ट G20 समिट। G20 इज़ अ ग्रुप ऑफ 20 जिसमें 19 देश हैं, पर अब G20 में 2 यूनियंस हो गई हैं, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। इंडिया की चेयरमैनशिप में ही 2023 में अफ्रीकन यूनियन ने ज्वाइन किया था
G20 को। तो लगभग सारी मेजर कंट्रीज़ जो है ना दुनिया की, वो G20 का पार्ट बन चुकी हैं। पर सवाल ऐसा भी पूछता है यूपीएससी की कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है। खैर, जो मैंने आपको 3 देश बताए उनको कहा जाता है ट्रोइका। पहले जिसने होस्ट किया, अब जो कर रहा है और जो करेगा, इनको क्या बोलते हैं? ट्रोइका बोलते हैं। 18वां भारत ने, 19वां ब्राज़ील ने और 20वां साउथ अफ्रीका ने। तो ये चारों ही जो है क्या होने वाले हैं, इंडिया की प्रायोरिटीज़ हैं रिलेटेड टू G20, क्योंकि 23 में होस्ट किया था इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो आप इसको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी मान सकते हो। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट, सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगेन एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1985 में ये बना था। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में, पर इसका हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू में शिफ्ट कर दिया गया है। देखते हैं, Which of the following are the objectives? To promote the welfare of the people in the South Asia, absolutely. To promote and strengthen collective self-reliance among the countries of South Asia. To contribute mutual trust, understanding and appreciation of one another's problem. To work towards ending terrorism. सार्क का कहीं से कहीं तक कोई भी मोटिव टेररिज्म से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस जो हैं 1 to 3 करेक्ट होंगे। बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 में बना था, रीजनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, जो सेल्फ रिलायंस है उसको प्रमोट और स्ट्रेंथन करना, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना। बट एंडिंग टेररिज्म इज नॉट लिस्टेड एज अ कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। ठीक है, स्टेटमेंट 4 इस वजह से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द, किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था? इसको आपको बता दूं, जब भी हम पॉलिटी में ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं तो वो 3 टाइप के पढ़ते हैं। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और दूसरे मेंशन नहीं है। तो जो नहीं है उसके अलग से 2 टाइप हैं। एक होते हैं स्टैट्यूटरी, जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट से स्टैब्लिश हो, और तीसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने रेजोल्यूशन से ही बना ले। यूपीएससी ऐसे भी सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी स्टैट्यूटरी है, कौन सी एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल नीति आयोग है। कॉन्स्टिट्यूशनल में आप सब जानते हैं, ओबीसी कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो जाती हैं। स्टैट्यूटरी बहुत सारे हैं और उन्हीं में से एक है आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ह्यूमन राइट कमीशन आपका बना है ह्यूमन राइट एक्ट 1993। पर अब देखना यहाँ पे आपको ऑप्शंस किस तरीके से दिए गए हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, द प्रोटेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 एंड द ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993। तो किस तरीके से ऑप्शंस को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया गया है। बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा अगर जाएं तो डेफिनेटली इसका आंसर लगा सकते हैं कि प्रोटेक्शन की बात होगी, है ना। किसकी बात होगी? प्रोटेक्शन की। किसके? ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की। तो 1993 में 13 अक्टूबर को 13 अक्टूबर 1993 को ह्यूमन राइट कमीशन का स्टैब्लिशमेंट होता है। अब देखिए, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इट वॉज स्टैब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली मैंशन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट से आई है। इसके चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए देयर इज़ अ कमिटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और आपको दोनों ही जो हमारे हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा के स्पीकर इसमें होंगे और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन होंगे। चेयरमैन क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। फिर दोनों ही हाउसेस के लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक हमारे यहाँ पे कौन होने वाले हैं? होम मिनिस्टर होने वाले हैं। ठीक है, तो इस कमिटी की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। एंड द प्रोविजन सेज दैट द ओनली रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चाहे सीजेआई हो चाहे जज हो,
कैन बी द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नाउ कमेंट डाउन बिलो, अभी फिलहाल वर्तमान में कौन ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन हैं? पहले थे रंगनाथ मिश्रा। अब ये 7 जो मेंबर्स हैं ना, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, वो कौन है? एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके लिए जो कमीशन है पीडब्ल्यूडी, फिर माइनॉरिटी कमीशन, विमेन कमीशन, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कमीशंस के जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। ठीक है, अब इसमें आपके लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये सारे राइट्स की, इन सारे राइट्स का प्रोटेक्शन करना काम है किसका? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन? यूनाइटेड नेशंस की इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ये पूछा जा रहा है यहाँ पे अराबिक, जर्मन, स्पेनिश या फिर चाइनीज़। अराबिक है, स्पेनिश है, चाइनीज़ भी है, पर जो जर्मन है वो यहाँ पर हमें यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में देखने को नहीं मिलती है। दीज आर दी फॉलोइंग, ये जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या हैं आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? अराबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। जबकि जर्मन जो है वो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल नहीं है। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बनाई गई थी जस्ट टू गिव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को डिस्कस किया जा सके और जो अग्रेशन है उसको अवॉइड किया जा सके। 24 अक्टूबर 1945 को ये बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स का यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क में है और फिलहाल जो इसके चीफ हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि पोर्चुगल के हैं। इसके अलावा इसके कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू ये काम करता है, जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, इकोसॉक, यूएनएससी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये शामिल हैं। बाकी आप जिसके नाम के आगे यूएन देखें वो इसकी एजेंसी है, लाइक यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी, यूएनईपी, वो सारी एजेंसीज हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया? इंडिया में जो पब्लिक सर्विसेज के लिए कमीशंस बनाए गए हैं उनमें से इसमें कौन सा नहीं है? तो देखिए, जो राधा कृष्ण कमीशन था ना, वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, ये यूनिवर्सिटी रिलेटेड कमीशन था, स्टडीज़ रिलेटेड कमीशन था। जबकि एचेसन, इस्लिंगटन, ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर तो 1926 में यूपीएससी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, है ना। राधाकृष्णन कमीशन ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 48-49 में बना था टू इन्वेस्टिगेट द स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर फिर यूजीसी बनाया गया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जबकि जो आपका एचेसन कमीशन है 58 का, इसने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज और रिक्रूटमेंट की बात की थी। इस्लिंगटन कमीशन जो था दैट वाज कंसर्न अगेन सेम इंडियन सिविल सर्विसेज की रीऑर्गेनाइजेशन। ली कमीशन रिक्रूटमेंट एंड फोकस, और जिसकी वजह से याद रखना रॉयल ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर ही 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है, और जिसको 1950 में यूपीएससी हम बोल देते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सारे कमीशंस को ब्रीफ यहाँ पर किया गया है। ऐसे ही जो क्वेश्चन है ना, मतलब यूपीएससी बहुत मैं कहूँ बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, बिकॉज एक लेवल है उस एग्ज़ाम का, पर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब बना लेते हो तो कई बार अगर आपको फैक्ट्स नहीं भी आते हैं ना, फिर भी आप उन सवालों को बना सकते हो, आप कर सकते हो वो क्वेश्चन। और उसके लिए ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप कितना भी पढ़ लें, पर अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ बेकार है ना। तो सीरीज़ को कंटिन्यूसली आपको देखना है, अपनी शॉर्ट नोट मेकिंग करनी है, ताकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड जय हिंद एवरीवन।